फिजिक्स। मैं हूं अशफाक खान। तो डिस्कस करते हैं आज हम मिरर के बारे में, दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता था? कल आप लोगों ने फिजिक्स में प्रकाश पढ़ा था, प्रकाश की क्वालिटी पढ़ी थी, परावर्तन पढ़ा था, परावर्तन के नियम पढ़ा था। तो आगे आज हम पढ़ते हैं दर्पण के बारे में, क्या होता है दर्पण। तो दर्पण, शीशा तो देखे होंगे घर में, जिसमें आप लोग सुबह सुबह चेहरा देखते हैं तैयार होने के लिए, वही होता है दर्पण। अब दर्पण बनता कैसे है? तो दर्पण बनाने के लिए सबसे पहले हमें कोई पारदर्शी प्लेट होनी चाहिए। पारदर्शी प्लेट मीन्स प्रकाश आर पार निकल जाता हो, उसको बोलते हैं हम पारदर्शी प्लेट। अब पारदर्शी प्लेट लेके उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, उसके एक सरफेस भी, हम समझो प्लेट है, पारदर्शी है, लाइट इस पार से उस पार चली जा रही है, तो हम क्या करेंगे कि एक पृष्ठ पर इसके हम कलई कर देते हैं। कलई करने का मतलब हो गया कोई गाढ़ा मोटा पेंट पीछे लगा दें, या तो कोई धातु की पतली चादर हम लगा देंगे, तो ये समझो जो पारदर्शी होता है वो खत्म हो जाता है, फिर ये अपारदर्शी बन जाता है। मीन्स लाइट रे जो होती हैं फिर आर पार नहीं जाती हैं। यही होता है दर्पण। जैसे घर वाला जो दर्पण होता है उसमें हमको अपना चेहरा दिखाई पड़ता है। कहीं पे अगर कांच की खिड़की अगर लगी हो तो आप दर्पण की तरह उसको यूज करना चाहते हैं तो आप कुछ ना कीजिए, खिड़की के पास जाइए और उसको पीछे से कवर कर दीजिए। जब पीछे से कवर करेंगे, मीन्स अभी खिड़की थी वो पारदर्शी बनी हुई थी, लाइट इस पार से उस पार चली जा रही थी, लेकिन जब पीछे से उसको कवर कर देंगे आप, तब वो पारदर्शी नहीं रह जाएगा। फिर क्या करेंगे, जब आप उसके सामने खड़े होंगे तो आपका चेहरा उसमें दिखाई पड़ेगा, मतलब वो दर्पण की तरह काम करेगा। तो सेम प्रोसेस पे बात करते हैं हम आगे कि कोई पारदर्शी प्लेट हो। अब नॉर्मल जो होता है पारदर्शी पार्ट वो कांच का ही लिया जाता है, तो कांच की ही बात कर देते हैं। कोई कांच की ऐसी प्लेट हो या कोई पारदर्शी किसी भी पदार्थ की पारदर्शी प्लेट हो जिसके एक पृष्ठ पर कलई की गई हो। कलई मीन्स क्या होता है? कलई मीन्स होता है मोटा पेंट चढ़ा देना, मोटा पेंट एक सरफेस पे, या तो कोई धातु की पतली चादर लगा देना, धातु की पतली चादर पीछे से लगा देना, उसको बोलते हैं कलई करना। तो कोई पारदर्शी कांच की ऐसी प्लेट जिसके एक पृष्ठ पर कलई की गई होती है, तथा अब कलई किया जाएगा तो प्रकाश आर पार नहीं जा रहा है, यहाँ से आया टकराकर वापस लौट गया, तो टकराकर वापस लौटने को ही हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो अब क्या होगा, कोई ऐसी पारदर्शी कांच की प्लेट हो जिसके एक पृष्ठ पर कलई की गई हो तथा एक पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा दर्पण कहलाएगा। अब दर्पण कितने टाइप होता है? दर्पण दो टाइप होता है, एक होता है हमारा गोलीय दर्पण, एक होता है हमारा समतल दर्पण। तो अगर प्लेट पहले जो हमने पारदर्शी प्लेट लेके दर्पण बनाया, अगर वो प्लेट पहले प्लेन थी, बिल्कुल समतल थी, जैसे ये बोर्ड है हमारा, कहीं पे कर्व टाइप का नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, अगर ये कांच का होता, अगर इसके एक पृष्ठ पर हम कलई कर देते तो जो मिरर तैयार होता हमारा वो समतल दर्पण होता, प्लेन मिरर होता हमारा। तो समतल दर्पण किसे हो जाएगा कि कांच की कोई समतल प्लेट, कांच की कोई समतल प्लेट जिसके एक पृष्ठ पर कलई की गई होती है तथा एक पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, वो समतल दर्पण कहलाता है। दूसरा कौन सा दर्पण हो जाता है आपका? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण अभी था, ये प्लेन प्लेट थी। अब हम सोचो, इमेजिन करो कि कोई कांच का गोला टाइप का हो, जैसे फुटबॉल होता है ना, वैसे कांच का कोई खोखला गोला हो। तो ये मान लेते हैं कांच का कोई खोखला गोला है, तो हमने क्या किया, इसके इतने सरफेस को हमने यहाँ से अलग कर दिया, कट कर दिया, तो इस टाइप का हमको कुछ मिलेगा। ये पूरा गोला था और इसको हमने इतना अलग कर दिया इससे। अब क्या करेंगे, ये भी कांच की पारदर्शक प्लेट ही होगी, लेकिन ये गोलीय प्लेट होगी। इस प्लेट को क्या बोलेंगे हम? गोलीय प्लेट बोलेंगे, क्योंकि ये किसी गोले से काट के तब बनाई गई है। अब अगर हम किसी एक पृष्ठ पर कलई कर देंगे तो दर्पण बन जाएगा ये, चाहे इस पृष्ठ पर कर दें चाहे इस पृष्ठ पर कर दें। तो उसी किस पृष्ठ पर हम कर रहे हैं उसी आधार पर ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो पहले हम गोलीय दर्पण क्लियर कर देते हैं कि कोई कांच का खोखला गोला हो, या बोल सकते हैं किसी कांच की गोलीय प्लेट, कांच की किसी गोलीय प्लेट जिसके एक पृष्ठ पर कलई की गई होती है तथा एक पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, वो गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो ये समझो हमने अभी बताया कि ये प्लेट है, तो अगर हम इसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर दें, ये बाहर का उभरा हुआ, ये अंदर का दबा हुआ, तो अगर हम इसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर देंगे तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की डिफिनेशन क्या मिली हमको कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई की गई होती है तथा प्रकाश का परावर्तन
दबे हुए तल से होता है। अब कलई इधर कर दी गई, जब प्रकाश इधर से आएगा तो इधर टकरा कर वापस लौट जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? यही गोलीय दर्पण का यही पार्ट है। अगर हम इसको इस तरीके से रख दें, अभी हाथ को इस तरीके से बताए, अभी हाथ को इस तरीके से कर दें, इसी प्लेट को हम इस तरीके से रख दें और कलई हम इस डायरेक्शन में कर दें दबे हुए तल पर, अब लाइट इधर से आएगी और इधर से टकरा कर वापस लौट जाएगी, तो अब हमारा परावर्तक तल कैसा होगा? उभरा हुआ, और कलई किस पार्ट पर की जाएगी? दबे हुए तल पर, तो उसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो यहां से डिफिनेशन क्या निकल के आएगी उत्तल दर्पण की? कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई की गई होती है तथा प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। बात क्लियर? तो अभी जो हमको पढ़ना है, ये हमको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण मीन्स गोलीय दर्पण के बारे में डीपली थोड़ा पढ़ना है। तो आगे देखते हैं फिर गोलीय दर्पण में और क्या क्या होता है, गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं। अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं। इसमें होता क्या क्या है? तो सबसे पहले जो गोलीय दर्पण में होता है वो होता है हमारा परावर्तक तल। नाम से ही क्लियर है कि ऐसा तल जिससे प्रकाश का परावर्तन हो रहा हो, ऐसा तल जिससे प्रकाश का परावर्तन हो जा रहा हो। जैसे यहाँ पे हमने क्या था, कांच की कोई प्लेट ली थी, इस पृष्ठ पर अगर हमने कलई कर दिया तो परावर्तन इस तल से होने लगा, तो दबे हुए तल को हम बोलेंगे कि दर्पण का दबा हुआ तल जो है वो परावर्तक तल है। अगर इधर कलई कर देंगे, इधर से परावर्तन होगा तो उभरा हुआ तल परावर्तक तल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक अवतल दर्पण लिया है, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण को अभी हमने बताया ही पहले कि उभरे हुए तल पर कलई की जाती है और प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, तो इसका जो दबा हुआ तल होता है, ये इनर साइड वाला, यही होता है परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो समझ में आया? दर्पण का ऐसा तल, गोलीय दर्पण का ऐसा तल जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तक तल कहलाता है। बात क्लियर? अगला क्या होता है हमारा? दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर, पोल क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? दर्पण का परावर्तक तल है। इतने भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो जो परावर्तक तल होगा और उसका जो मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु जिसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु, उसी को हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं, पी फॉर पोल। फिर दूसरा बात करते हैं वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र, वक्रता मीन्स, वक्र मीन्स क्या होता है? मुड़ा हुआ होना। तो अगर गोलीय दर्पण है तो जाहिर सी बात है मुड़ा हुआ होगा। अब मुड़ा क्यों हुआ होगा? क्योंकि ये किसी गोले से काट के बनाया गया होगा। अब हम मान लेते हैं कि ये वाला जो गोलीय दर्पण है इस गोले से काट के बनाया गया है, ये वाला जो पार्ट है ये है, इसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया तो दर्पण बन गया। अब जाहिर सी बात है गोला हो या सर्किल हो, उसका अपना एक सेंटर होता है, तो इसका भी एक सेंटर है, यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं वो है, तो वही सेंटर इसके लिए भी होगा, जो सेंटर इस गोले के लिए है और इसी का पार्ट ये सरफेस है, तो इस सरफेस के लिए भी अगर हम सेंटर की बात करेंगे तो यही सेंटर होगा जो इसका होगा, यहाँ पे सेंटर सी। तो ये सेंटर जो होगा इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब डिफाइन कैसे करेंगे हम इसको कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं हम। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होगा उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम डिनोट करते हैं सी से, ये हो जाएगा सी, इस दर्पण का वक्रता केंद्र। अब आगे बढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या, ये भी सेम, जब वक्रता केंद्र समझ गए होंगे तो वक्रता त्रिज्या तुरंत समझ जाएंगे। गोला है, सेंटर है, तो रेडियस भी होगा इसका, ये रेडियस है इसका, ये क्या है इसका? रेडियस है। इतना पार्ट काट के निकाला गया, मीन्स सेंटर से लेके परावर्तक तल के बीच की दूरी को हम क्या बोल सकते हैं? ये हमारा सेंटर हो गया, और इतना पार्ट ये क्या है? हमारा परावर्तक तल यहाँ पे बन गया है, ये यहाँ पे परावर्तक तल बन गया है। तो सेंटर से लेके अगर हम बाहर सरफेस पे किसी भी पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो वो रेडियस हमारा कहलाता है। इसी रेडियस को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ध्रुव को हम पी से, वक्रता केंद्र को सी से और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये डिस्टेंस होती है। अगला बात करते हैं, फिर हम आते हैं मुख्य अक्ष पे, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर।
तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा, ये हमारा पता है ध्रुव है, परावर्तक तल का मध्य बिंदु, ये हमारा सेंटर हो गया। तो ध्रुव और सेंटर से देखे होंगे कि एक लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, इसी लाइन को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। अब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं फिर हम फोकस बिंदु पे। फोकस बिंदु पे दर्पण का फोकस बिंदु क्या होता है, तो ये मान लेते हैं कोई दर्पण है और इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी। क्या रखा हुआ है, ए बी। अब इसका इमेज अगर दर्पण पे फॉर्म हो रहा होगा, बन रहा होगा, तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट से लाइट रे जो है वो मिरर पे आके पड़ रही है। जब तक किसी वस्तु से होकर प्रकाश मिरर पे नहीं पड़ेगा तब तक मिरर पे उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। देखना इसको जाके घर पे, रात होगी अगर तो आप लोग एक काम करना कि एक बार जाके लाइट जो है पूरा मिरर पे फोकस करना, कि मिरर के पास पूरी लाइट भरी पड़ी है लेकिन अपना चेहरा आप अंधेरे में रखना, तो देखो मिरर पे तुम्हारा प्रतिबिंब बनता है कि नहीं बनता है, फोटो दिखाई पड़ती है कि नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन उल्टा करोगे, अगर लाइट तुम अपने चेहरे पर फोकस करोगे और मिरर को तुम अंधेरे में रखोगे, तब क्या देखोगे, बहुत ज़्यादा दूरी, मतलब कि फोकस इतना करो कि अगर चेहरे पर टार्च फोकस किए हो तो उससे जो रिफ्लेक्ट वाली लाइट है वो मिरर तक पहुंच जाए, इतना पास होना चाहिए मिरर। तब क्या देखोगे कि तुम्हारा चेहरा मिरर पर दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, उसको हमको मिरर पर दिखना है, तो वस्तु से लाइट होकर उस मिरर पे आके पड़े तभी दिखाई देगी, नहीं तो दिखाई नहीं देगी। तो अब हम मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के सामने क्या था, ए बी। यहाँ से एक लाइट रे चली और लाइट रे कैसे चली, मुख्य अक्ष के समांतर चली। मुख्य अक्ष के ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये समांतर। समांतर मीन से होता है कि हर एक पॉइंट पर लाइन के बीच की जो डिस्टेंस हो वो सेम हो। यहाँ पे डिस्टेंस जितनी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे अगर इस तरीके से हो रहा है तो समझो पैरेलल है, वो समांतर है। मीन्स आगे पीछे अगर इनको कभी बढ़ाया जाए, कहीं भी चाहे जहाँ तक लेके चले जाओ, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, काटे ना, तो उसी को हम बोलते हैं समांतर। तो ये समांतर लाइट आ रही है, कहाँ पड़ी, आगे दर्पण के इस पॉइंट पर पड़ी। इस पॉइंट को बोलते हैं आपतन बिंदु। परावर्तक तल के जिस भी बिंदु पर प्रकाश आके पड़े उसको क्या बोलेंगे हम, आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु पर हम क्या ड्रॉ करते हैं, अभिलंब। क्या ड्रॉ करते हैं, तो अभिलंब जो होता है वो तल के लंबवत होता है, मतलब यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए और आपतन बिंदु से होकर जाना चाहिए। ये हो गया हमारा। तो अगर हम तल के दर्पण में, गोलीय दर्पण में ऐसा होता है कि अगर हम तल के किसी भी बिंदु को हम उससे मिला दें वक्रता केंद्र से, तो वो जो लाइन होती है वो उस बिंदु पर अभिलंब का काम करती है। तो ये जो लाइन होगी ये बिंदु पर अभिलंब का काम करेगी। तो परावर्तन के नियम पढ़े हो कि अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है। अब ये लाइट आई दर्पण पे, दर्पण क्या करेगा, उसका परावर्तन कर देगा, मतलब टकराकर वापस भेज देगा। तो ये टकराकर वापस लौट गई प्रकाश किरण। अब ये अभिलंब और परावर्तित किरण, इसके बीच बनने वाला कोण जो होता है वो होता है आर। परावर्तन का नियम होता है कि सदैव आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो जितने एंगल पर आएगा उतने एंगल से वापस चला जाएगा। तो वापस आते समय हमें एक चीज नोटिस करना है कि ये जो लाइट रे आ रही है वो मुख्य अक्ष को किस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, किस बिंदु पर काट रही है। तो हम क्या देख रहे हैं, किस बिंदु पर काट रही है, एफ पर काट रही है। तो एफ ही जो होगा वो फोकस बिंदु कहलाएगा। अब डिफिनीशन पे आते हैं अपने, हम समझ गए होंगे कि किसी वस्तु से दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, वस्तु से चले और कैसे चले, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। अब प्रतीत होने वाला जो हमको मिलता है वो उत्तल दर्पण मिलता है, उसका फिगर हमने ड्रॉ नहीं किया है अभी। तो काटती हैं जिस बिंदु पर, उसी को हम बोलेंगे फोकस बिंदु। बात समझ में आई। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। इसे हम कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे, ये हमारा हो जाता है फोकस बिंदु। और एक चीज फोकस बिंदु की एक क्वालिटी होती है कि हम क्या देखते हैं कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, मतलब वक्रता त्रिज्या, पी से लेके सी तक की जो दूरी होती है यही हमारा वक्रता त्रिज्या है। तो फोकस हमको जो मिलता है गोलीय दर्पण में वो हमके मिड पॉइंट पे मिलता है।
वो हमको बिल्कुल यहाँ पे इन दोनों के C और P का जो डिस्टेंस है इसके मिड पॉइंट पर मिलेगा, मीन्स बिल्कुल बीच में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। अभी फिर आगे फोकस बिंदु क्लियर, फिर होता है फोकस दूरी। तो दर्पण में कोई भी दूरी अगर हमको मापनी होती है तो अब सोचे कहाँ से मापें, इस पॉइंट से मापें कि इस पॉइंट से, इस पॉइंट से। तो दर्पण में कोई भी दूरी हमको मापनी होती है, जैसे दर्पण कोई है गोलीय दर्पण, उसके सामने कोई वस्तु रखी है, तो हम पूछे कितना सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है, तो कहाँ से मापोगे, यहाँ से कि यहाँ से, यहाँ से। तो उसके लिए फिर पॉइंट होता है ध्रुव। दर्पण से अगर कोई भी दूरी हमको मापनी है तो ध्रुव से ही मापा जाएगा। वस्तु रखी है पॉइंट ए पर, कितनी दूरी पर, तो P से A, जो PA डिस्टेंस है वही हमारी वस्तु की दूरी हो गई। अब फोकस कहाँ पे बन रहा है, F पर, तो जो P से लेके F तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा फोकस दूरी हो जाएगा। इसको हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे। तो फोकस दूरी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। और अभी हमने बताया कि f जो होता है वो PC के मिड पॉइंट पर होगा, मीन्स हाफ ये हाफ ये। तो ये पूरा क्या हो गया, फुल, और फुल का हाफ क्या है, f। तो हम बोल सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है f, वो वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। तो कभी अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल दिया रहेगा तो कभी कभी फोकस दूरी ना देकर आपको वक्ता त्रिज्या दिया रहेगा, तो इस फार्मूले की सहायता से हम उसकी फोकस दूरी निकाल सकते हैं। आगे फोकस तल क्या होता है, प्लेन। तो फोकस तल मीन्स होता है, दो चीज इसमें हमको याद करना है कि तल जो हो वो मुख्य अक्ष के लंबवत हो, तल जो हो मुख्य अक्ष के लंबवत हो, मीन्स मुख्य अक्ष ये लाइन है ना, तो इसके लंबवत मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। और दूसरी चीज, फोकस पॉइंट आया है तो ये फोकस पर ही होना चाहिए। अब समझो ये मुख्य अक्ष है, समझो यहाँ पर फोकस हमारा F बन रहा है, तो ये तल एक है, मुख्य अक्ष के लंबवत ये भी है, ये तल एक है, ये भी मुख्य अक्ष के लंबवत है, लेकिन ये तल फोकस से नहीं जा रहे हैं, फोकस पर नहीं रखे हुए हैं, तो इसको हम फोकस तल नहीं बोलेंगे। फोकस तल हम इसको बोलेंगे, यहाँ पे जो तल होगा लेकिन कैसा हो, मुख्य अक्ष के लंबवत हो, फोकस पर हो, मुख्य अक्ष के लंबवत हो। बस इन्हीं दो चीजों को हमको याद करना है, उसी को हम बोलते हैं फोकस तल। तो फोकस तल की डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि ऐसा तल जो दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत हो और फोकस बिंदु से होकर गुजर रहा हो। ऐसा तल जो दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत हो और फोकस बिंदु से होकर गुजर रहा हो, उसको हम बोलते हैं फोकस तल। अगला लास्ट टॉपिक हमारा होता है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, तो अब हम, ये होता है हमारा परावर्तक तल। तो परावर्तक तल का दोनों छोर होता है, दोनों किनारा जो होता है, उनके बीच की जो सीधी डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं परावर्तक तल का व्यास, या बोल देते हैं दर्पण का व्यास। ये एक छोर हमारा ये मिल गया, एक छोर हमारा ये मिल गया परावर्तक तल का, तो इनके बीच का जो सीधा डिस्टेंस होगा, ये सीधी दूरी इनके बीच की, इसी को हम बोलते हैं दर्पण का व्यास, और इसी को हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, तो कहने का मतलब जितना बड़ा गोला होगा, जितना बड़ा सरफेस काटेंगे तो द्वारक भी हमको उतना बड़ा मिलेगा। तो द्वारक की डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। तो आज ही इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए गोलीय दर्पण के बारे में, जैसा कि आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया होगा, शायद उम्मीद है कि समझ में भी आ गया होगा। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम। धन्यवाद।